नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र खंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय कॉमरेड इंद्रजीत सिंह जी। नमस्कार। कॉमरेड साहब अभी अभी तमिलनाडु घूम के आए हैं दिवाली पे और पीछे से हरियाणा में खाद को लेके बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं और अफसोसजनक बात यह है कि सरकार जश्न के मोड से बाहर नहीं निकलना चाहती है। अब सुबह जब अखबार पढ़ते हैं तो अजीब अजीब सी खबरें देखने को मिलती हैं। डीएपी के लिए हिसार में किसानों ने रोड जाम किया है। जींद में धक्का मुक्की से खफा महिलाओं ने पुरुषों को जूतियां मारी हैं। मतलब अब ये हमारे घरों में भी लड़ाई करवाएंगे। और सिरसा में जैसे वोट डालने के बाद शाही लगती है, ऐसे इंक लगा के खाद बांटी है। और जो हमारे कृषि मंत्री हैं श्याम सिंह राणा जी, उनका ये कहना है कि खाद की कोई कमी नहीं है और ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कत आ रही है इसकी उपलब्धता जांचेगा कृषि विभाग। विपक्ष की तंद्रा टूटी है और सबसे पहले जो लोग आदमी आगे आए हैं, मैं अभय चौटाला जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि वो इस तंद्रा से टूटी हैं, हार की उनकी। और कम से कम विपक्ष में कोई आदमी आके उसने कहा है कि खाद की कृत्रिम कमी बनाई गई है। और अब ये देख लीजिए आप, ये सब आप अखबार, हालांकि अखबार आजकल लोग कम पढ़ते हैं पर फिर भी बहुत पढ़ते हैं। और ये धान खरीद का जो लक्ष्य है ये पूरा नहीं होगा इस बार। 10 लाख टन खरीद की कम होगी धान की। तो अखबारों की खबरें डरा रही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री निवास पे रोज जश्न मल रहे हैं और मेरे हाथ में इत्तेफाक से चौधरी बंसीलाल जी का पेन है। तो बहुत ही कमाल का पेन। अगर ये कलम उनके पास होती और वो आज मुख्यमंत्री होते तो शायद कुछ कर सकते थे। बड़ा संभाल के रखा है। हाँ और जी, उन्होंने आपको भेंट किया होगा? नहीं, उन्होंने अपने एक दोस्त को भेंट किया। और उनके दोस्त ने जब मेरे चौधरी बंसीलाल पे वीडियोस देखे तो उन्होंने मुझे भेंट किया कि इसके सही मुझे लगता है कि पात्र तुम हो। तो वो उनकी एक सूटकेस और एक मफलर जो मैं गर्मियों में डालता हूँ वो, और एक ये 3 चीज़ वो मुझे देखे गए थे। बहुत बढ़िया। तो कॉमरेड साहब, खाद की कमी का एक अजीब सा वाकया मैंने कल भी वीडियो में जिक्र किया था, आपकी भी नॉलेज में है वो। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है डीएपी की। उन्हीं की पार्टी के सांसद कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल जी, जिनके संसदीय क्षेत्र में लाडवा भी आता है, वो सेम अखबार में सेम जगह पे उसके बराबर में उनकी खबर लगी हुई कि खाद की कमी है। अभी खाद की कमी है तो इस बात को स्वीकार करने में क्या दिक्कत है कि जी कमी है और हम अव्यवस्था को ठीक करेंगे। लेकिन ये सरकार तो मान ही नहीं रही कि खाद की कमी है। लोग, बच्चे, बेचारी महिलाएं गोदी में बच्चे लिए लाइन में खड़े हैं और ये किस बात की सजा पब्लिक को दे रहे हैं? थानों में बट रही है। देखो ना कमाल, यानी पुलिस स्टेशन खाद बांटने के लिए होते हैं क्या? तो ये अपने आप में एक बहुत खराब परिस्थिति को दर्शाता है कि थानों में मतलब खाद बांटी जा रही है। तो बात दरअसल नियत की है। झूठ बोलने का, सच बोलने का यहाँ सवाल नहीं है। कल ही मैं आपको बात कर रहा था कि किसान सभा ने कल एक प्रेस नोट जारी किया, उसके अंदर यही कहा ठीक कि जो खाद की कमी को नकार रहे हैं मुख्यमंत्री जी, उसके बिल्कुल साइड वाली खबर जो है, उन्हीं की पार्टी के सांसद ने ये कहा है कि मेरे 9 विधानसभा क्षेत्रों में सभी में भयंकर कमी है और उसमें लाडवा भी शामिल है, जो खुद मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है। तो ये उनका जो दोगलापन है और जो बेईमानी है उसको दर्शाता है स्पष्ट तौर पर। और कोई इस बात को लेकर कोई शर्म महसूस नहीं करते। कमाल की बात ये है कि जनता हाहाकार मची हुई। भाई किस लिए? वो ऐसा तो है नहीं कि कोई ब्लैक में लेना चाहते हैं कि पैसे दे के लेना चाहते हैं, वो पैसे देकर लेना चाहते हैं और उनको बिजाई करनी है। बिजाई करनी है, उसके लिए ले रहे हैं। टाइम निकला जा रहा है। ये कृषि की एक सिचुएशन है। दरअसल सच्चाई की बात ये है कि ये जो आपने खाद वाला जो सवाल उठाया है और धान की जो खरीद का है,
और तीसरा है जो पराली जलाने के ऊपर मुकदमों का। ये 3 ज्वलंत समस्याएं हैं जी। जिनको लेके कुरुक्षेत्र में आज संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की एक बड़ी पंचायत हो रही है। मैं किसी कारणवश जा नहीं सका, वो शुरू हो चुकी होगी अभी मतलब। और उसके अंदर न केवल रोष प्रकट करेंगे, मुख्यमंत्री के कार्यालय में, कैंप कार्यालय में जाके और ज्ञापन दिया जाएगा और उसके बाद कोई न कोई मतलब कार्रवाई का आह्वान भी किया जाएगा। और उसमें ये साफ तौर पर इनको बेनकाब करने की एक ज़रूरत रहेगी कि आप झूठ क्यों बोल रहे हैं। मतलब दरअसल ये 2 चीज़ें तो ऐसी हैं, पहले वाली मतलब धान की खरीद और डीएपी की जो कमी का सवाल है। खाद की नीति को लेके आप पिछले कुछ वर्षों के अगर बजट, केंद्रीय बजट उठाएंगे तो हर बजट में खाद की सब्सिडी घटाई गई है। और सब्सिडी घटाते घटाते जब ये महंगा करते जाएंगे खाद को, तो आहिस्ता आहिस्ता खाद का जो नियंत्रण है और उसकी जो मार्केटिंग है वो कारपोरेट के हाथ में चला जाएगा। तो उससे पहले कारपोरेट अपने हाथ में नहीं लेगा क्योंकि सब्सिडी है तो उसको सस्ता देना पड़ेगा। तो पहले इतना महंगा कर चुके होंगे कि फिर कारपोरेट का मुनाफा उसके अंदर बढ़ेगा और ये उस दिशा में ले जाने लग रहे हैं। इस कारण को वो छिपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, इसलिए वो डिनाई कर रहे हैं कि नहीं, कमी नहीं है। दूसरा, बजट के अंदर पिछले में भी, उससे पिछले में भी एक और चीज़ कृषि के संबंध में आपने नोट करी होगी, उसमें बोल रहे हैं 0 बजट खेती। 0 ये तो आचार्य देववर जी कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, वो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं और उस कॉन्सेप्ट के पीछे भी वही है कि सरकार की जो सपोर्ट होती है खेती को, ये जिसको हम नव उदारीकरण की नीतियां कहते हैं, जब से ये जोरों पर है तब से सरकार का जो खेती को समर्थन देना होता है या उसके लिए जो बजट का आवंटन होता है या तमाम तरह की जो सपोर्ट दी जाती है, इसके पीछे कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट ये है कि किसान जो खेती कर रहा है वो केवल मुनाफे के लिए नहीं कर रहा, वो दुकानदारी और बिजनेस की तरह नहीं कर रहा। बिजनेस में क्या होता है, आपने कहीं पे 2 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दिए, आपको घाटा हो गया, आप बंद कर दोगे। खेती को बंद कैसे करें? आप खेती बंद नहीं कर सकते, इसलिए खेती करना राष्ट्र के लिए है, मानवता के लिए है। तो वो कंसेप्ट ये है कि गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी उसको। मतलब आप जीरी या धान या सरसों या गेहूं आप बो रहे, गन्ना बो रहे, कल को आप कह दो भाई मेरे को तो नुकसान हो रहा है क्योंकि एमएसपी नहीं मिल रहा, मैं तो तम्बाकू बोऊंगा या मैं तो भांग बोऊंगा, फीम बो दूंगा, तो जाहिर है रोकेंगे ना आपको। वो ऐसा कानून बना हुआ है ना, कानून भी बना हुआ, लेकिन तम्बाकू का तो नहीं है कानून। परंतु हम बात ये कह रहे हैं कि इस तरीके से उधर थोड़ी ना धकेला जाएगा कि आप केवल वही चीज बोएंगे जिसके अंदर मतलब आपको उस तरीके से अनैतिक मुनाफा नज़र आए। तो इसलिए ज़रूरी ये है कि डॉक्टर स्वामीनाथन ने जो फार्मूला दिया था एमएसपी को निकालने का C2 + 50%, वो ये था कि कंप्रीहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी पूरी जो समग्र जो खर्चा है जी, उस खर्चे को जोड़ लो जिसमें ज़मीन का किराया भी, आपकी 2 किले जमीन मैंने ठेके पे ले ली तो मैं तो किराया दूंगा ना आपको, ठीक बात है। वो किराया भी खर्चे में शामिल किया जाए और फिर 50% उसके अंदर और जोड़ लीजिए जाए जो कंप्रीहेंसिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। उससे उन्होंने ये कहा था कि किसान और खेती को एक बार बचाने मात्र के लिए है, वो कोई खुशहाली आ जाएगी वो बात नहीं है, लेकिन वो कर्जे से शायद उतना मतलब धंसने की तरफ ना जाएगा, वो इसलिए था। तो ये खाद का एक तो सिस्टम ये हो गया। खरीदारी जो है जिसको हम स्टेट प्रोक्योरमेंट कहते हैं, यानी फिलॉसफी जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप उगाइए हम खरीदेंगे, आपको खरीद की चिंता करने की जरूरत नहीं और हम आपको रिम्युनरेटिव प्राइस, लाभकारी मूल्य देंगे, घाटा नहीं होने देंगे। तो उन्होंने जो 3 कानून बनाए थे वो इसलिए थे कि कृषि को लोग ठेके पे दे दें, मंडियां खत्म हो जाएं
और मंडी खत्म हो जाएंगी तो बाहर फिर वो बेचने पे मजबूर होगा। और ठेके वाले का ये होगा कि जिस चीज़ का वो रिटर्न एग्रीमेंट आपके साथ करेगा वो 1-2 साल तो उसको पुगा देगा, फिर मंडी में कबूतर बोलने लग जाएंगे और वो फिर वो रेट नहीं देगा, उन शर्तों को बदल देगा कारपोरेट, क्योंकि आपके सामने उसको देने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। अभी तो सरकार ही बदल देती है। आप मुख्यमंत्री जी के बयान देखिए, वो दावा कर रहे थे कि 8 तारीख को नतीजे आएंगे और हम धान को 3200 रुपये में खरीदेंगे। 3100 रुपये उनकी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सरकार है। उन्होंने कहा वहाँ हम इतने पे खरीद रहे हैं, यानी 2300 की बजाय। तो अब आप देखिए कि 2300 में भी नहीं खरीद रहे जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, क्योंकि स्टेट का जो प्रोक्योरमेंट है, सरकारी खरीद से वो पल्ला झाड़ना चाहते हैं। वो कानून तो वापस लेने पे मजबूर होना पड़ा ऐतिहासिक किसान आंदोलन। तो ये कम क्यों खरीद रहे हैं धान? कम इसलिए खरीद रहे हैं कि इन्होंने जो खरीदने की एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को सपोर्ट देनी बंद कर दी। जैसे FCI है, उनको वो अब कोई इन्वेस्ट नहीं कर रहे FCI में, आपको गोदाम बनाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा मतलब। और दूसरा ये है कि जब वो स्टेट कम खरीदेगा तो किसान तो कहीं ना कहीं बेचेगा, वो उसको प्राइवेट कंपनी सेलर को बेच जाएगा, डिस्ट्रेस सेल पे बेचेगी वो, मतलब 2300 रुपये वो नहीं देगी। और इस बार भी 300, 400 रुपये शुरू से किसान को मजबूर होकर बेचना पड़ रहा है MSP से कम, क्योंकि वो मंडी में जाकर बैठ तो नहीं सकता ना, किसी पे मॉइस्चर कह देते हैं कम। तो लिफ्टिंग नहीं हो रही बेसिकली, और लिफ्टिंग इसलिए नहीं हो रही है कि जहाँ पे वो स्टोरेज उसका होना, ये जो प्राइवेट साइलो आपने देखे बहुत बड़ा, मैं कल करनाल से आ रहा था, रास्ते में अडानी का बहुत बड़ा साइलो है। बहुत बड़े साइलो ऐसे हरियाणा में 5-6 जगह बन चुके, ये इन्होंने एडवांस में ही बनाए थे। और आपने ध्यान दिया होगा वो सारे रेल से कनेक्टेड है। हाँ जी। उनको ये नहीं पता था कि 3 कानून वापस लेने पड़ सकते हैं, पूरी प्लानिंग थी वो, लेकिन नियत तो और नीतियां वही हैं। तो कुल मिलाकर ये प्रोक्योरमेंट की पंजाब में बहुत बड़ी समस्या है, हरियाणा में बहुत बड़ी समस्या ये चल रही है, जिसको लेकर किसानों में एक आक्रोश है। और जो जीरो बजट खेती वाली नीयत है, ये कह रहे हैं कि भी 200 साल पहले जैसे आप करते थे उसी पे चले जाओ और गवर्नमेंट की कोई सपोर्ट नहीं रहेगी। तीसरा जो मसला पराली वाला है, जो खासतौर पे जिसको लेकर लोगों में रोष है, हम जब 9 दिसंबर 2021 को किसान आंदोलन था तो 9 दिसंबर को चिट्ठी सरकार की तरफ से एक मिली, उसमें 5 बिंदु थे कृषि मंत्रालय की तरफ से। तो ये जो MSP के लिए कमेटी बनाएंगे कानूनी खरीद का वो देते हुए, और बिजली बिल का जो संशोधन कानून है वो सभी स्टेक होल्डर से पूछे बगैर पेश नहीं करेंगे हम लोकसभा में, ये भी उसमें सारे मुकदमे वापस लिए जाएंगे। और 5 नंबर पे ये लिखा हुआ है कि पराली जलाने का जो मसला है उसके अंदर किसान की आपराधिक संलिप्तता से मुक्त किया जा रहा है। तो आज ये मुकदमे क्यों दर्ज हो रहे हैं? मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कितने ही मुकदमे थानों में बिठाया जा रहा है, उधर जा रहा है। ये 3 ज्वलंत चीजें जो खुद आज के दिन है वो इस सरकार की एक तरह से जो कुछ कथनी करने की पोल खोल देती है। अभी तो गवर्नमेंट बनी है जी, और वो उसकी सामने चीज आ गई, शिक्षा की, स्वास्थ्य की, लॉ एंड ऑर्डर की, वो सारी चीजें तो आप देख ही रहे हो जिस प्रकार की परिस्थिति है। तो ये एक ऐसा मामला है जो आपने अखबार दिखाया कि भाई वो जो महिलाओं ने पुरुषों, यानी एक सिचुएशन देखिए ना कि कहाँ पहुँचा दिया। दूध पीते बच्चों को लेके लाइन में खड़ी होना पड़ रहा है। और मैं दूसरी आप एक देखेंगे कि चलो ये तो भाई कोई राजनीतिक पार्टियों की तू मैं ये खेल वो खेल, उसने हरा दिया, उसने जिता दिया, कोई कमेटी बना रहा, कोई कुछ कर रहा है, वो सारी चीज़ें तो अपनी जगह। लेकिन इस सारे विमर्श में जो सबसे बड़ी चीज़ गायब है, चिंता का जो सबब है वो ये है, एक तो इसमें से जनता गायब है और एक जनता के मुद्दे गायब हैं।
खास बात यह कि पक्ष भी गायब है और विपक्ष भी गायब है। पक्ष भी एक तरह से, मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मतलब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लापता हैं। दोनों मतलब उस तरह से तो लापता ये है कि वो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभा रहे। मौजूद तो हैं, वो जुमलेबाजी भी कर रहे हैं, तो कोई मतलब निराशा में, कोई हताशा में, किसी की लड़ाई अभी तक भी जारी है, मतलब वो तो अपनी जगह है। लेकिन हमारी चिंता इस बात की है, एक दिन मैं आपको सुन रहा था, त्यागी जी के साथ बातचीत कर रहे थे, उसमें आपने कहा कि कितने ही लोग ये कहते हैं भाई आप हमारी इस समस्या को उठाओ। मैं अब भी अगर आपको अपनी मेल और ट्विटर खोल के दिखाऊं एक्स पे, ऐसी 150-200 समस्याएं हैं जिनका मैं जिक्र भी नहीं कर पाया हूं अभी तक। जो नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे। और मैं कोई सत्ता पक्ष नहीं हूं, मैं कोई विपक्ष भी नहीं हूं। आप इससे देखिए ना कि लोगों की अपेक्षाएं तो हैं, उनके जो मुद्दे भी गायब इसलिए हो गए ना कि भाई अब सुनेगा कौन। अब कल किसी ने भेज रखा था, ग्रुप डी के कर्मचारी वो चुनाव से पहले ज्वाइन करा दिए थे, आज तक उनको तनख्वाह नहीं मिली है। अब तनख्वाह निकलवाना भी मेरा काम है। नहीं, आप देखिए, एक बहुत ही लोकप्रिय चैनल है रवीश कुमार जी का, उसको कितने ही नौजवान ये कहते हैं हमने इतने में पेपर दिया था, उसके बाद उसका रिजल्ट नहीं आया, कोई कह रहा रिजल्ट नहीं आया और ज्वाइनिंग नहीं करवाई, हमारी बात को आप उठाइए। उनसे भी वो अब आपके पास ये जो अपेक्षाएं हो रही हैं, अपेक्षाएं हैं, पर मैं चाहता हूँ ये काम जिनका है वो करें, उनको करना चाहिए ये काम। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि बेसिकली जो देखो संसदीय जनतंत्र एक शब्द है, यानी चुनाव से सरकारों को चुनना और सरकारें शासन चलाएं, राजनीति राज को चलाने की नीति। ये जनतंत्र में तंत्र के अलावा जो दूसरा केंद्रीय शब्द है वो है जन। और संसदीय लोकतंत्र में जब चुनाव होते हैं तो जन एक केंद्रीय किरदार है उसके अंदर। लेकिन आप एक चीज के ऊपर गौर किया होगा कभी कि हमारे यहाँ हरियाणा में ही देखें तो चुनाव जब आते हैं तो एक बात लोग कहते हुए मिलेंगे, गलियों के नुक्कड़ पे इधर उधर बैठे हुए वो ये कहते हुए मिलेंगे, इब का कौन आओगा। अब मतलब यानी वो कोई आएगा, वो उनके हाथ में नहीं है जैसे, और वो अभिशप्त है जो आएगा उसको देखने के लिए। तो वो ये नहीं कहते कि भाई किसने लाएंगे, किसको लाएंगे। तो जिस ये परिवर्तन जनतंत्र का ये एक बड़ा ऐसी कमजोरी आज के दौर में भी बनी हुई है, जिसके अंदर जनता खुद का सशक्तिकरण नहीं इस हद तक कर पाई कि भाई हमें जो अनुकूल होगा उसको लाएंगे हम। और हमारी अनुकूलता अब हरियाणा में जनता को पता नहीं होता ना कौन आ जाए, किसका पर्ची में नाम निकला है, जनता को क्या पता। इसलिए कह रहा हूँ कि उनके काबू से बाहर की बात हो गई एक तरीके से। और जो या तो फिर जात पात का सिक्का चल जाएगा या पैसे का चल जाएगा, वो तो पॉलिटिशियन अपनी सुविधा के अनुसार चलाएंगे ही। मतलब एक जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो साइकिल पे आते थे रोहतक पढ़ने के लिए, तो कभी कभी सड़क के ऊपर एक मजमा लगा हुआ देखते थे। उसमें आहिस्ता आहिस्ता करके 150 लोग खड़े हो जाया करते और एक वो जादूगर सा एक कपड़े का सांप लिए होता था, वो ये कहता था इसको ऐसे चुरलू मुरलू करके इसको मैं चलाऊंगा। और वो लोगों की उत्सुकता मूल रूप से ये रहती थी कि इसको चलते हुए देखेंगे, यार इसको कैसे कपड़े के सांप को चलाएगा। और वो चलते 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 उस टाइम पर वो 1-1 रुपए की सुरमा आंखों में डालने की बेच जाता था। और उस सारी बातचीत में वो ये भूल जाते थे कि वो सांप तो नहीं चला इसने, और वो 1 रुपए का सुरमा लेके चले जाते। चुनाव के अंदर जो असली मुद्दे हैं उनको इस तरह धकेल दिया जाता है साइड में, और काल्पनिक जो सवाल सुरमा बेचा जाता है, वो क्षेत्रवाद के लगा लो या मतलब लोगों के वो सोचते नेताओं की कुश्ती है ये भाई, और इसके और इसके बीच की मतलब वो है, वो एक परिस्थिति है यहाँ पर। और इसके अंदर जन जो है वो केंद्र के अंदर देखो आप हरियाणा के ऊपर आप बात करें, सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की। अभी आपने ग्रुप डी का जो जिक्र किया, ये कह रहे हैं 24,000 नौकरी हमने लगा दी। मतलब पहली बात तो वो 24 नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसे भी जिनका ग्रुप डी में भी हो रहा है, सी में भी हो रहा है, फिर वो सी में चले गए तो उसमें
कोई 15,000 हैं ये कुल मिला के, फिर उनमें से वो लगा लो जो जब वो नियुक्त जहाँ जाके होंगे पोस्टिंग, वहाँ पर जो पहले कच्चा लगा हुआ है वो हटेगा। हाँ, वो तो इन्होंने अलग ही कानून बना रखा है ठेकेदारी में, HKRN में, कि वो उनकी भी नौकरी पक्की है। नो, उसकी नहीं है नौकरी पक्की। अभी मैं आपको दिखाऊंगा फेसबुक पे, सिरसा के एक कॉलेज का नियुक्ति पत्र किसी ने ओरिजिनल डाल रखा है। अच्छा। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि फलां फलां कॉलेज में जो क्लर्क का पद है उसके ऊपर फलां फलां आदमी को नियुक्ति दी जा रही है, और आज दिनांक इतने से इस नौकरी के ऊपर लगा हुआ फलां फलां आदमी उसको सेवा मुक्त किया जाता है। अच्छा। ऐसे और भी मिलेंगे जरूर। ये कॉन्ट्रैक्ट पे लागू नहीं है जो चीज़ आप कह रहे हो ना कि भाई हटाया नहीं जाएगा, ये तो दूसरे कैटेगरी के लोगों के लिए है, जिसको ये कौशल वाला जो कह रहे हैं HKRN कौशल और बिना कौशल क्या क्या लगा दिया। आप ये अंदाज़ा लगा दो भी पक्की नौकरी नाम की कोई चीज़ होती है, ये लोग भूल चुके हैं कि होती क्या है वो। तो बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। तो यहाँ पर कोई पक्ष विपक्ष ये तो कहते हुए मिल जाएंगे कि हम इतने लोगों को नौकरी देंगे, ये कोई कहता हुआ नहीं मिल रहा कि कैसे देंगे। क्या आप निजीकरण बंद कर देंगे? अभी आपने इंडियन एक्सप्रेस का पढ़ के देखो कल का, उसके अंदर हरियाणा, तेलंगाना और मणिपुर 3 प्रदेशों के सर्वे किए गए, अपनी तरह का पहला सर्वे 2022 का वो है। उसके अनुसार प्राइमरी स्कूलों के 40% बच्चे हरियाणा के अंदर सरकारी स्कूलों में, सिर्फ 40% सरकारी स्कूलों में जाते हैं। इसका मतलब 60% निजी में जा रहे हैं। निजी में जा रहे हैं। तो ये जो निजीकरण जब तक रहेगा तब तक ना तो शिक्षकों की भर्तियां पूरी हो सकती हैं, ना ही कोई क्लास 4 लगेंगे। और शुरू में जिसको इन्होंने चिराग योजना कहा कि गरीब का बच्चा प्राइवेट में जाएगा तो फीस हम दे देंगे। अरे भाई, प्राइवेट को तुम फीस दोगे, उस पैसे को यही लगाओ ना तुम सरकारी। तो आप रोडवेज, तो मनोहर लाल जी ने भी कहा था अपने बयान में, जो वो मुख्यमंत्री थे, कि हम शिक्षा पे जो अपना खर्च है उसको घटाएंगे। हाँ, घटाएं, ये पॉलिसी है सरकार की, पॉलिसी है। मैं ये कह रहा हूँ भाई, रोजगार का सवाल इस बात के साथ जुड़ा हुआ है कि आप निजीकरण की जो पॉलिसी है उसको हटाओगे कि नहीं हटाओगे। लेकिन बहस तो वहाँ नहीं हो रही ना, बहस हो रही है या तो आरक्षण पे। भाई तुम उसके ऊपर जाओ ना अभी, कि आप अगर ये 2 लाख नौकरियां खाली बताई जाती हैं, क्योंकि अब 2.5-3 लाख के करीब मुलाजिम होंगे। अपा जब कॉलेज में हम पढ़ते थे हिसार के अंदर, उस टाइम पर जब कर्मचारियों की हड़ताल होती थी तो हम यूँ सुनते थे कि भाई 5 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पे हैं, केवल स्टेट गवर्नमेंट का। तो उस टाइम पर जब 5 लाख कर्मचारी थे, आबादी तब उस टाइम नहीं थी। आबादी देखो तो, यानी कि सैंक्शन पोस्ट कभी बढ़ी ही नहीं हरियाणा में। तो उसके बाद उससे जब अगर उस टाइम पे 5 लाख थे तो आज तो कम से कम 15 लाख कर्मचारी होने चाहिए हरियाणा के अंदर। केवल इसलिए नहीं कि वो रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसलिए भी है ये चीज़ कि जिनके लिए वो विभाग बने हैं वो तो जनता की सेवा है ना। मतलब शिक्षा के अंदर जो अध्यापक लगेंगे वो केवल रोजगार ही नहीं मिल रहा, बल्कि वो बच्चों को पढ़ाने की एक सेवा है, स्वास्थ्य की है, रोडवेज की है, कृषि विभाग की है, आपके नहर महकमे की है, PWD की है, सारी की सारी ये सेवाएं तो जनता के लिए बनी। तो अगर उनके अंदर कट लग रहा है रोजगार का तो सफ़र तो लोग ही कर रहे हैं। तो इस रूप में इसको देखने की ज़रूरत है। और ये बेरोजगारी बड़ा मुद्दा, कितनी दुख होता है इस बात का कि विदेश में हरियाणा का पहले इतना नहीं जाता था, पंजाब से भी ज़्यादा जमीनें बेच के करेगा क्या। और वो जो डंकी रूट है, यानी 80-80 लाख रुपए दलालों को, एजेंसियों को दे के, और उस बच्चे को कहाँ छोड़ते हैं वो ले जाके, कोई नहीं जानता। और वो किस किस तरीके से कहाँ पहुँचेगा नहीं पहुँचेगा। अभी 95,000
जो गैर कानूनी एंट्री करते हुए अमेरिका में 95,000 भारतीय पकड़ नौजवान वापस भेजे उन्होंने पकड़ के, उसमें 50% गुजरात के, जो वो गुजरात मॉडल के, गुजरात मॉडल था। और उस टाइम पर अब हरियाणा भी गुजरात मॉडल बन गया है ना, अब कहने लग गए लोग हाँ कि हरियाणा को अब गुजरात मॉडल के पैटर्न पे ही चले। ये उस मॉडल का पैटर्न है कि हरियाणा के गरीब किसानों के बच्चे जमीनें बेच बेच के और छोटी मोटी गैर कानूनी नौकरी, गुजरात में कर्मचारियों की तनख्वाहें बहुत थोड़ी थोड़ी सी हैं, कर्मचारियों की भी कम है, और जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है उसकी भी बहुत कम है। उनके मुकाबले तो अभी हरियाणा में उसके मुकाबले कम करनी है, वो मॉडल है मतलब। और क्या उसका तो मैं, लेकिन बात ये कह रहा था कि भाई इसके ऊपर बात तो होनी चाहिए। कोई भी राजनीति बेरोजगारी के सवाल की उपेक्षा करके और हरियाणा के अंदर मतलब अपनी राजनीति करने में सफल हो रहे हैं, ये एक चिंता की बात है। तो युवाओं को भी संगठित होके और बाकी जनता को भी रोजगार के सवाल के ऊपर सामने, क्योंकि कृषि अब और ज़्यादा जज्ब नहीं कर सकती। नहीं, कृषि तो जो आप कृषि की जोत देखिए, आप घटी तो रही है जी, ये रबड़ तो है नहीं आप इसको खींच दोगे। जो ये तो आपने खेत, आप तो 2 एकड़ का खेत है, उसमें आपने रहने के लिए मकान भी बना लिया है, उसमें आपने पशु बांधने के लिए बना लिया, तो वो तो घट ही रही है। फिर रोड निकल रहे हैं, हाईवेज निकल रहे हैं बहुत स्पीडली, और जमीनें तो हमारी अवहनीय हो रही है, अवहनीय हो रही कि आप 1 एकड़ आधा एकड़ जमीन के लिए सारे औजार नहीं रख सकते, सारा जुगाड़ नहीं कर सकते। ना ही हमारे यहाँ कोई कोऑपरेटिव सेक्टर है, सहकारिता जैसी चीज। अब बल्कि ये ऐसा कर रहे हैं कि सेंटर वाला जो सहकारिता मंत्रालय है उसके मिनिस्टर अमित शाह है, वो अब ये योजना बनाई है उन्होंने कि राज्यों के अंदर वो सहकारिता को अपने साथ जोड़ेंगे, जो कि राज्यों का विषय है। संघीय प्रणाली के अंदर कोऑपरेटिव जो है वो राज्यों का विषय आता है, उनकी सूची में आता है, वो समवर्ती में नहीं है, सेंटर की में। उसके ऊपर एनक्रोचमेंट वो करने इनको कोई दिक्कत भी नहीं है जहाँ बीजेपी की सरकार है। जरूरत इस बात की है कि वो छोटे छोटे जो टुकड़े बच गए उनको, या जो भूमिहीन भी है, मजदूर हैं, काफ़ी सारे दलितों में भूमिहीन हैं, वो कोई महिलाओं को, औरों को कोई एक पशु दे के किसी तरीके से गुजारे की वो व्यवस्था कर दी जाए। और क्यों नहीं वो ज़मीनें भी जो उनको मिले, जो उनका हक है पंचायती ज़मीनों के अंदर भी। ये जो रोजगार से, आजीविका से जुड़े हुए सवाल हैं, बड़े सवाल हैं। तो मैं इसलिए कह रहा था कि जन और जन के मुद्दे, ये 2 चीज़ गायब होती नज़र आ रही हैं, इसको फिर से केंद्र के अंदर लाना जरूरी है। अगर किसी भी जनतांत्रिक और डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की कोई बात है तो उसको इन सवालों को सामने लाना पड़ेगा और उसके इर्द गिर्द लामबंदी करनी पड़ेगी, ऐसा लग रहा है। अभी तो मुझे लगता है मुझे डायरी पेन लेके बैठना चाहिए। सुबह पार्क गया मैं, तो एक अंकल ने कहा धर्मेंद्र है, मैंने कहा हाँ जी नमस्ते जी। बोले यार तेरे वीडियो में एक बात कह दी, वो बात कर, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। बोले जी बताओ। बोला बेटा बहादुरगढ़ से जो सड़क है दिल्ली जाने वाली, वो आने वाली भी टूटी हुई और जाने वाली भी टूटी है, और बुरा हाल है। मतलब उस सड़क को आप देख लोगे, वो मुझे लगता है आधी दिल्ली में आती होगी, आधी हरियाणा में आती होगी। 2-3 बार फंसे हैं जी। हाँ। तो मतलब मुंडका के आसपास। अब बेचारे अंकल वहां जाते होंगे, परेशान होते होंगे। जरूर। मैं पार्क में घूमता हूँ, उनको लगता है कि वीडियो में कहने से क्या पता सरकार तक बात पहुंच जाए। और हालात ऐसी हो रही है कि सरकार के कान में भी जाके बोल दो ना सुने, वो इतना बहरे हो चुकी है सरकार। नहीं, ये मतलब राजनीति की जो तासीर है, चरित्र जिसको कहते हैं आप, उसमें एक तो जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी, और एक जो उसका समर्पण जनता के प्रति, ये 2 मूल्य मान्यताएं जो हैं उनका पतन हुआ है बहुत तेजी के साथ। उसमें गिरावट आई है वैल्यू सिस्टम के अंदर, और उसकी वजह से जो मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें काफ़ी सारी समानता हो गई। हालांकि भाजपा का फिर भी एक जो सांप्रदायिकता का चरित्र या उनकी बाकी एक ही है जी, जो कांग्रेस थी वो आधी कांग्रेस तो बीजेपी में चली गई, वो देर नहीं लगती, तो मिक्सअप हो जाती है। उसका कारण यही है कि मान मूल्य जो हैं वो उसका पैमाना नहीं रहा राजनीति का। वो बहुत, अब देखो हमारे 75 साल से ज़्यादा हो गए देश को आज़ाद हुए,
जो फ्रीडम स्ट्रगल के, हमारे कौमी मुक्ति संघर्ष के जो मूल्य विकसित हुए थे, कुर्बानी के, सेल्फलेसनेस के, जन सेवा के लिए राजनीति करने के, वो बहुत प्रबल थे जी, साम्राज्यवाद विरोध में। लेकिन वो आहिस्ता 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 करके जो भी इसका मतलब व्यवसायीकरण हुआ, पॉलिटिक्स का कमर्शियलाइजेशन हुआ, या और भी ज़्यादा वो शासक वर्गों के प्रति समर्पण बढ़ गया राजनीति का, वो आप अगर चरित्र में देखेंगे पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियंस के में, तो वो आप अर्थ जगत में भी देखेंगे कि बहुत बड़ी मतलब गैर बराबरी, जिसको विषमता कहते हैं, हिंदुस्तान में जो अमीरी गरीबी का अंतर है वो सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया के अंदर। तो ये वहाँ भी नज़र आएगा, और राजनीति के चरित्र में जो गिरावट आ रही है वहाँ भी नज़र आ जाएगा। ये तभी मुझे लगता है कि इसके भी अंदर तभी सुधार होएगा। देखो कोई पेड़ है, हम तो क्योंकि कृषि के विद्यार्थी हैं, ऊपर से अगर उसके पत्ते सूखने शुरू हो गए तो आप उसका इलाज ऊपर से नहीं कर सकते, नीचे से जड़ में ढूंढना पड़ेगा कि कोई पौष्टिक तत्व की कमी है, या उसमें कीड़ा लग गया, या पत्थर आ गया, क्या हुआ है, वहाँ से करना पड़ेगा। तो जो जनता है वो है जड़, उसके भीतर अगर एक विमर्श शुरू होएगा तो एक बेहतर राजनीति की शुरुआत वहाँ से हो सकती है। और ये जो जात वाली प्रॉब्लम है, ये भी एक देखो एक होती है जाति का बने रहना, जैसे कहते भी जाति क्यों नहीं जाती, और एक है जाति का राजनीतिकरण। अब जो ज्यादा समस्या की राजनीति पैदा हुई है वो पहचान की राजनीति, उसके अंदर जाति भी और धर्म भी और इलाका भी, उसको उभार के और लोगों को ये विश्वास दिया जाना कि तुम अगर गरीब हो, तुम्हारी अगर दुर्दशा है, तो इसके लिए फलानी जाति या फलाना धर्म जिम्मेदार है। मुसलमानों ने ये कर दिया, मतलब इतने साल में जाके मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं से ज्यादा, जबकि कैलकुलेटर लिए बैठे, कोई भी उठा के देख लो वहाँ पे उनकी संख्या कम हुई है। मुसलमानों की जो वृद्धि दर है जनसंख्या की, वो हिंदुओं के मुकाबले कम हुई है, मतलब। तो लेकिन ये पहचान की राजनीति आज तो जी, अब पहचान की राजनीति का तो अब गिरावट की तो कोई पैरामीटर ही नहीं है देश में। अभी देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैली में झारखंड जैसे आदिवासी स्टेट में ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारी रोटी और बेटी को छीन रहे हैं। बताइए। मतलब अगर कोई डेमोक्रेसी में इस तरह की, मतलब प्रधानमंत्री ने तो गिरावट की शब्दों की पैरामीटर ही नहीं है भारत में। इसीलिए कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ना तो वो लोकतंत्र को मानती, ना वो मतलब राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को जानती, क्योंकि उनका आजादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं बन चुकी है। तो कि चुनाव जीतने के लिए हमें चाहे इस देश को कुछ हो जाए, हमें कुछ मतलब, लेकिन जो उसके विपक्ष की जो पार्टियां हैं उनको कम से कम इस मसले के ऊपर वैचारिक स्तर के ऊपर जाके एक विकल्प की राजनीति पेश करनी पड़ेगी, तभी तो आप उसकी काट कर सकते हैं। अगर आप उसी के कंपटीशन में लग गए तो वो उसका भी अब सीताराम येचुरी तो चले गए दुनिया से। अब इन विपक्ष की राजनीति का जो विकल्प एक तय करना था, अब वो देश में वो व्यक्ति भी नहीं है। सबसे दुर्भाग्यशाली स्टेज ये है। हाँ, व्यक्ति की भूमिका निश्चित रूप से होती है, पर अब वो किसी न किसी को तो उस भूमिका में आना पड़ेगा, पार्टियों को ही आना पड़ेगा, क्योंकि आप मतलब सांप्रदायिकता का मुकाबला सॉफ्ट कम्युनलिज्म से या अभी थोड़ा सा समय लगेगा कमेंट साहब इसमें ना। अभी लोगों को थोड़ा जाति और धर्म का नशा थोड़ा ज़्यादा है, और ये उतरेगा, थोड़ा साल लगेंगे ना। मतलब जब पेट खाली हो जाएगा तो भूखे भजन पेट होए ना भजन गोपाला, तो जब पेट इनका खाली हो जाएगा तब ये लोग सोच पाएंगे मुद्दों की तरफ। अभी पेट में थोड़ा राशन जा रहा है। देखिए, उसमें पेट भरने का या खाली रहने का सवाल नहीं है। अगर ये सवाल होता तो भिखारी सबसे ज्यादा क्रांतिकारी होने चाहिए थे। लेकिन मुझे लग रहा है कि एक जो
आत्मचेतस होने की जो परिस्थिति है वो भी एक न्यूनतम स्टैंडर्ड अचीव करने के बाद ही होती है कि आदमी अपनी, जिसको सेल्फ डिग्निटी कहते हैं ना, वो तभी आती है जब उसका एक मानवीय स्तर का जीवन वो अचीव कर लेता है। नहीं तो उसको 2 जून का जुगाड़ करने में ही अपना अस्तित्व भर बचाने में बहुत मेहनत करते हैं, खिंचातानी करनी पड़ती है। एक बड़ा तबका तो ऐसा है मतलब, लेकिन वो अपने तजर्बे से सीखेंगे लोग कि भाई ये वास्तव में मतलब जो, अगर आज आप जहाँ से बात शुरू की थी, अगर जीरी का बिकना या मतलब खाद की कमी के ऊपर जो दयनीय स्थिति बनी हुई है, ये लोग अपने अनुभव से ये तो सीखेंगे ना कि ये जाति विशेष के लिए नहीं है। भाई किसान से किसी भी कास्ट का है, उसको ये सिचुएशन दुर्भाग्य से दिमाग में एक बात डाल दी है, प्रोग्रामिंग सेट कर दी कि किसान भी एक ही जाति का है। हाँ, मतलब अगर थानों में सबसे ज़्यादा अगर खाद की बिक्री हुई है तो दक्षिण हरियाणा में हुई है, जहाँ पर दूसरे समुदाय के किसान हैं। वहाँ जाट समुदाय के किसान तो कम ही है। इसलिए ये जो मतलब ये अपने आप नहीं है, ये फैलाई जा रही है एक तरीके से ये बात। और किसान और मजदूर दोनों अगर नज़दीक आएंगे, जैसे हम एक MSP कहते हैं, MSP और PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वो एक दूसरे से इस रूप में जुड़े हुए हैं, एक खत्म हो गया दूसरा अपने आप खत्म हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली तभी सफल होगी जब पब्लिक प्रोक्योरमेंट करेगी सरकार, मतलब MSP के ऊपर। तो यहाँ है किसान और मजदूर की एकता का सूत्र। और जो महंगाई और दूसरी चीज़ें हैं, तो अगर वो सामने आ जाए तो फिर उसमें जाति का बंटवारा करना मुश्किल है। तो हमें ऐसे लगता है किसान आंदोलन इसलिए तो सफल हुआ। जाति की बजाय जो वर्गीय दृष्टिकोण है उसका भ्रूण वो किसान मजदूर की एकता के अंदर शामिल हो, उसको विकसित करना पड़ेगा। है वहाँ पे वो जरूर। और किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि जब किसान और मजदूर की बात कर रहे हैं तो इसमें से कर्मचारी या मध्यम वर्ग जो है वो एक्सक्लूड हो गए हैं। एक्सक्लूसिव नहीं है, वो उन्हीं के परिवार के सदस्य ही तो हैं, वो भी वही जुड़ा हुआ है बेसिकली। मतलब तो कुल मिला के समावेशी विकास के लिए ये जरूरी है कि इस प्रकार के नीतियों का विकल्प जो है वो सामने आए और वर्गीय एकता हो जाए। जाति विश्व अवे तो नहीं हो सकती, क्योंकि एक पुराने समय में तो आपको पता है ऑक्यूपेशन से जुड़ा हुआ था वो, मतलब जो भी पेशा करते थे उसी से वो जाति का होता। तब ये ठीक है कि भाई वो मनुवाद के अंतर्गत जिस तरीके से वो हुआ तो छुआछूत और इस किस्म की चीज़ें भी मतलब हो गई। और वो समाज सुधार आंदोलनों में हमेशा एक मुख्य मुद्दा रहा कि छुआछूत नहीं होना चाहिए या लिंग भेद नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। और वो जो मतलब आर्थिक संपन्नता की तरफ बढ़ने के लिए सामाजिक समानता जो है वो होनी बहुत जरूरी है। तो और वो अगर कोई इस तरीके के जन आंदोलन उठाने की ज़रूरत है तो हम कई बार आपसे बात करते हुए ये कहते हैं कि भाई ये नीचे एक अभियान इस प्रकार का जनता के स्तर के ऊपर चलेगा तो फिर उसमें से ही कोई नई चीज़ प्रगतिशील हरियाणा में से भी निकल पाएगी। तो हमारे यहाँ इस प्रकार की संस्थाओं का अभाव है, इंस्टीट्यूशन फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। साउथ में हमारे से बेटर है, हमारे यहाँ मतलब ये दिक्कत है जो, इसीलिए एक जब भूमि इस तरीके की होती है तो जाति का दोहन करना, जातिवादी मतलब जो विभाजन है उसको करना आसान हो जाता है। लेकिन एक मानवीय अगर दृष्टि विकसित कर दी जाए लोगों में, जस्टिस पर बेस्ड न्यायपूर्ण नज़र विकसित हो जाए जनता के बीच में, ये काम पढ़े लिखे लोगों को भी, मीडिया को भी अपने हाथ में लेना पड़ेगा। उस तरीके से हमारा समाज, अगर हम पंजाब की अपेक्षा देखने लगें तो इस मामले में हम पिछड़े हुए हैं। तो हमें विमर्श में
बहुत ज़्यादा मतलब आत्ममोहित भी नहीं अपने अतीत के साथ होना चाहिए कि भाई हम तो सदाते हैं न्यू तेर हूँ तेर ग्लोरी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन से बचते हुए आत्म आलोचनात्मक ढंग से अपनी जांच पड़ताल हमें करनी चाहिए एज ए सोसाइटी। मतलब तो ये जो आप जहाँ से बात शुरू कर रहे अभी थे, तो सर मैं दर्शकों से भी कहना चाहूँगा, बहुत सारे दर्शक बीजेपी को भी सपोर्ट करते हैं और उनको लगता है कि मैं सरकार की आलोचना कर रहा हूँ। मैं सरकार की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं सरकार को रास्ता दिखा रहा हूँ भाई, और इसी सरकार के हिस्से हैं हम सब लोग। तो सरकार का जो स्लोगन है नॉन स्टॉप हरियाणा, तो मुझे लगता है नॉन स्टॉप हरियाणा में जो डीएपी खाद थानों में बिक रही है उसका समाधान निकलना बहुत ज़रूरी है, और आप नायब सैनी जी तक ये बात ज़रूर पहुँचाएँ। और मैं भी जहाँ जहाँ जिस मंच पे हूँ मैं नायब जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जीत की जश्न से माहौल से बाहर निकलिए और प्रदेश के थानों में जो खाद बिक रही है उसको प्लीज़ रुकवाइए आप, और खाद का ज़रूरी इस्तेमाल और बंदोबस्त आप प्रदेश की जनता के लिए करिए। हम कोई आलोचना अगर हो भी रही है तो ये एक स्वस्थ आलोचना है और इससे किसी को चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस आलोचना को आजकल जी माहौल ही ऐसा हो गया है, किसी आंख में घी डालने में पोड़ है। नहीं कोई बात नहीं, मतलब आपकी आलोचना हो या वो हमारी हो उससे तो क्या फर्क पड़ता है जी, वो तो लेकिन जरूरी मुद्दे उठाए जाने जरूरी लेकिन है। वो आपकी आलोचना कर ले लेकिन उनको खुद की आलोचना से नहीं चिढ़ना चाहिए। अगर आपकी किसी मुद्दे के ऊपर उनको आपका स्टैंड सही नहीं लग रहा तो इसीलिए तो आप कमेंट के लिए बोलते हैं भाई, आप लिख सकते हैं। वो लिख दें बेशक के धर्मेंद्र जी देखिए आपकी ये जो बात है ये हमें ठीक नहीं लगी और आप हमारा ऐसा मानना है, उसके लिए तो फ्री है जी, तो सेक्शन है इसके लिए। उसमें स्वस्थ विमर्श की जरूरत है, उसी में से नई चीज निकल के आती है। हमारे दर्शक पूरे हरियाणा और बाहर से भी जुड़े हुए हैं, तो जो हरियाणा के दर्शक हैं मैं उनसे चाहूँगा कि आपके एरिया में खाद की क्या स्थिति है या आपने खाद कहीं से हासिल की है तो कैसे की है, आप ज़रूर एक बार लिख के कमेंट करके बताइए। वैसे कमेंट साहब आज हरियाणा के एक राजनेता का भी निधन हुआ है। हाँ, अटेली के पूर्व विधायक थे नरेश ना, वो मेरी यूनिवर्सिटी में था। अच्छा। और हमारा तो अजीज था, आप ये लगाइए क्योंकि हमारे यहाँ ना सीनियर जूनियर बहुत चलता था यूनिवर्सिटी में। डॉक्टर साहब वहाँ तो वो सेकेंड ईयर में डॉक्टर साहब हो जाता है बंदा। लेकिन सीनियर जो विद्यार्थी थे वो अपना कर्तव्य समझते थे कि जूनियर को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एकदम से नया चकाचौंध होती है यूनिवर्सिटी में जब गांव से जाते हैं, खास तौर पे तो ऐसी भवन नहीं देखे होते, क्लासरूम नोटिस लगा, इधर लाइब्रेरी है उधर वो है, तो उनको मदद करना अपना फर्ज समझते थे जो सीनियर विद्यार्थी होते थे। तो नरेश हमारे जूनियर हमारे से था और वो यूथ कांग्रेस वगैरह के साथ भी उसका, लेकिन बेशक वो वैचारिक मतभेद रहे होंगे, लेकिन अभी भी हाल में 2-3 महीने पहले उससे मेरी मुलाकात। निर्दलीय बने शायद वो विधायक, तो वो निर्दलीय बना और जगदीश यादव भी वो उससे थोड़ा सा पीछे था नरेश से। अच्छा। अभी भी चुनाव लड़ा था, जगदीश भी मिनिस्टर रह चुका, तो वो कोसली से हारे हैं। कोसली से अभी वो हार गया, वो भी मिला था एक दिन, अभी हाल ही में मिला था। तो बड़े मतलब देखो रेस्पेक्ट के तरफ मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, सवेरे फेसबुक पे देखा मैंने, उसके ऊपर लिखा कि अविश्वसनीय लग रहा है ये कि भाई वो इतना जल्दी चला जाएगा। उनके फादर टीचर होते, अच्छा वो आते रहते थे वहाँ। अच्छा। फादर भी, तो हम काफ़ी सारे विद्यार्थियों के पेरेंट्स से भी हमारा परिचय रहता था। ये एक वातावरण तो बड़ा अफसोस हुआ उस साथी के जाने का। हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, शोक व्यक्त करते हैं। नरेश यादव जी से मैं एक बार मिला था और मुझे उन्होंने मिलते कहा कि यार तुम तो मेरे जैसे हो। वो थोड़ा अब हाल में वो ज़्यादा मोटा हो गया था और एक अच्छे इंसान थे राजनेता के साथ साथ, और वैसे भी हरियाणा की राजनीति में पढ़े लिखे लोग थोड़े से संख्या बल में थोड़ा कम रह जाते हैं, और जिनको पढ़े लिखे कहते हैं वो उतने पढ़े लिखे हैं भी नहीं, मतलब ये दूसरी समस्या है। नरेश यादव जी को श्रद्धांजलि दोस्तों, और मुद्दों पे चर्चा होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी, और आप लोग कमेंट करते रहें, और कमेंट में कोई दिक्कत नहीं है।
अगर कुछ लोग गालियाँ भी लिख देते हैं तो आप लोग वो भी लिखते रहिए क्योंकि अगर आपको गाली लिखने से आपकी कुंठाएं दूर हो रही हैं, नहीं शिष्टाचार में रहना चाहिए। तो मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को मुझे जो पत्थर मार के कोई अच्छा लग रहा है तो उसके 2 पल का आनंद वो ले सकता है। गाली देने वाला अपनी औकात दिखा रहा होता है। कमेंट में गाली देने का फायदा है सर, उसकी तो कुंठा निकल गई और मेरा कुछ बिगड़ा नहीं। चलो वो तो आपका बड़प्पन है। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।